अभी ये जो घटनाएं हुई है उसके बाद पुनः बयान होता है उनका, डायरी में लिखाता है, पुलिस जाएगी तो गया तो ये एफआईआर तो रिटर्न में दे दिया, पुनः उनका बयान अब वो पुलिस लिखेगी अपने हाथों से। अब इन्फॉर्मेंट को नहीं लिखना होता है। अच्छा, पुलिस को वो सारा बात बता दे कि देखिए हम वहां पर थे, फलना व्यक्ति अपने हाथ में बंदूक से मारा गोली जो उनको पीठ पे लगा, फलना आदमी ने गोली मारा जो पाँव में लगा, चिल्ला आदमी ने गोली मारा निशाना चूक गया वहीं रुक गया। जो भी घटना है उसका एकदम जैसे अक्षर से आप सारा चीज को कह दीजिए, और वो पोस्टमार्टम में भी इस तरह का या इंजरी रिपोर्ट में भी आ जाएगा तो वो बचेगा नहीं, फिर बेल नहीं मिलेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अन्य भी अभियुक्त है जो घायल हैं, जो बच गए हैं, उनका बयान भी बहुत महत्व होता है, बिकॉज उनके साथ घटना उन अपने बयान में वो पुनः सारे चीजों का विवरण करते हुए कि किसने गोली मारा, किसकी गोली किनको लगी, इस चीज का सारा चीज का जिक्र कर देंगे तो फिर उसको बेल नहीं मिलेगा। ये तो चीजें उनको बयान में बहुत महत्वपूर्ण चीज करना होगा। इसके बाद एक, यदि आपको लगे कि हमारा बयान कुछ और बोल रहे हैं और पुलिस हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो फिर एक कोर्ट में आप प्रोटेस्ट पिटीशन डाल दीजिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि विरोध में कि पुलिस इसमें बचा भी सकती है, तो जब वो यदि चार्जशीट वगैरह जमा करेगा फाइनल रिपोर्ट, तो आपको उस बिंदु पर यदि कोई त्रुटियां रह गई होंगी तो आपको एक गुंजाइश होता है वहां पे बहस करके कॉग्निजेंस के टाइम में उनको आप उन पर भी ये बना सकते हैं। तो इस केस में कमोबेश इस बात को देखकर मुझे तो ये अब बताइए, देखिए जानबूझकर अजीत कुमार यादव ने जो केस किया है, उनके पिता की मौत हुई है, उनके रिश्तेदार की मौत हुई है, उनके मन की स्थिति को एक इंसान होगा वही समझेगा कि किस परिस्थिति से वो दौर से गुजर रहा होगा, तो वो कैसे बोल पाएगा, वो क्या स्थिति होगी, मानसिक स्थिति। तो फिर भी ऐसी परिस्थिति में उनको किसी आदमी से जो जानकार हो उनको एडवाइस लेना चाहिए था, तब शायद वो अच्छे से सजा दिला सकते। मुझे दुख होगा कि यदि इस सब तरह के अपराध में भी अपराधी बच जाएगा, लाइफ मर्डर है, लेकिन ये तो जज्बाती और इमोशन, कोर्ट में आप बहुत रोइएगा चीखिएगा, उससे किसी व्यक्ति को सजा नहीं। कैसे सुधारा जाए? मैंने कहा कि अभी जो 161 का बयान जिसको कहते हैं, जो पुलिस जो पुनः बयान लेगी, अभियुक्तों जो घायल है उनका बयान और भी गवाह का बयान, तो उस सब में आपको एकदम स्पेसिफिकली उस सारे चीजों का जिक्र करेंगे तो बचेंगे। नहीं तो मैं यकीन मानिए अभी मेरी भी आलोचना हो सकती है क्योंकि मैं सत्य बोल देता हूँ, तो ये लोग कहेंगे कि ये बचा नहीं, लेकिन जो उनका वकील होगा यही पॉइंट को उठा सकता है। तो समय रहते यदि आप सचमुच चाहते कि सजा हो तो इन तमाम बिंदुओं पर उनको अपना तो उठाया है कि वीडियो एआई जनरेटेड है। अब वो स्वाभाविक है ना वीडियो, बिकॉज आपका वो इसमें वीडियोग्राफी ही है, तो वीडियोग्राफी का आपको बता दे कि पहले सीआरपीसी में उसका केवल वीडियोग्राफी के आधार पर किसी को सजा नहीं मिल सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का नंबर ऑफ जजमेंट। लेकिन फॉरेंसिक टेस्ट में यदि क्लियर हो जाएगा वो वर्षों लगेगा ना, वो जब रिपोर्ट आएगा तत्काल बेल दे दिया जाएगा। स्पीड ट्रायल में फॉरेंसिक टेस्ट यदि जल्दी समझिए, यही चीज मैं कह रहा हूँ, यही चीज तो उसका अभियुक्त चाहेगा कि भाई ठीक है हम डाउट क्रिएट कर देगा, बोलेगा हुजूर इसको जेन्युइन जांच होना चाहिए वीडियो का कि फेक तो नहीं है, बनावटी तो नहीं है, रियल में हो जाए तो तब तो ट्रायल में ना तत्काल तो बेल दे देगा। 3 साल बाद आपका ट्रायल चलेगा तब सजा होगा, तो तत्काल तो वो जेल से बाहर निकल के घूमेगा, और जो अपराधी इस तरह का है उसको कोई डर तो बेखौफ है उसको, तो फिर वो और कोई वारदात कर देगा। इसमें कोर्ट क्या करती है कि 3-3 साल समय ले लेती है, कोर्ट का नहीं, अनुसंधान करता, रिपोर्ट आने में 3-3 साल समय बहुत लग जाता है। ट्रायल में ही गवाही होगा, जितना लंबा ट्रायल है, फिर तारीख होता है, चार्ज फ्रेम होगा, डिस्चार्ज पिटीशन, बहुत सारी विविध प्रक्रियाओं के पालन में 2-3 साल 3 साल तो ट्रायल कंक्लूड में कम से कम कितना भी करिए तो उतना वक्त लग ही जाता है। सर कैसे इन ट्रायल में 3-3 साल समय न व्यतीत हो और जो आरोपी अपराधी इसमें है उसको कैसे जो है मैंने आपको क्या कहा कि घटना जो ये एफआईआर में त्रुटियां हैं इसको सुधारने का आपने पुनः बयान में वो बहुत अच्छे से सुधार कर सकते हैं, पुलिस को सारी बात का जिक्र करते हुए। अन्य जो गवाह लोग जो, चूंकि ये तो अजीत कुमार के अलावा भी बहुत सारे लोग कुछ चोट लगा है, घायल है, जो घटनास्थल पर था, इन लोगों के बयान में बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के जो घटना का, जो कौन किसको गोली मार रहा था, किसकी गोली किसको लगी, कहाँ पर लगी, तमाम तरह का बिंदुओं का यदि जिक्र वो लिख के बयान में करवा देंगे तभी अपराधी को सजा मिलेगा, अदरवाइज अपराधी को सजा बिल्कुल नहीं। ये एफआईआर तो उन्होंने खुद लिखा है, क्या वो एफआईआर फिर दोबारा डिफाइन करके लिखें? एफआईआर नहीं लिखना है, बयान पुनः देना है, बयान देना है, और बयान भी रिकॉर्ड होता है जो डायरी का पार्ट होता है। इसीलिए जब कभी भी देखेंगे कोर्ट में बहस के दौरान बेल के मुद्दे पर आएगा तो कोर्ट कहता है कि चलिए एफआईआर हो गया, डायरी आने दीजिए, तो और डायरी में वही बात का जिक्र होता है, इंजरी रिपोर्ट क्या है, किस गवाह ने क्या बयान दिया, और तमाम तरह के देखने के बाद उसको मिलना चाहिए। एफआईआर से केस डायरी भी कमजोर हो जाएगी।
केस डायरी पुलिस नहीं कमजोर अभी तो इस एफआईआर को और मजबूत करना है तो डायरी जो लिखाएगा वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, कानूनी समझ बूझ और परख रहना चाहिए। एक तो बात ये। दूसरी और अहम बात अपराधी का देखिए, जो सरेंडर करने का उनका जो इरादा था वो बहुत सोची समझी और रणनीति के तहत होता भी है। कोई भी वो एडवोकेट से पूछे होंगे, तो अगर वो पुलिस जो उनको गिरफ्तार करती तो मारपीट करके उनसे पूछती कि किस बंदूक से मारा, और उनके बयान पर यदि वो बंदूक रिकवरी हो जाता तो बेल नहीं मिलता उसको, तो अब रिमांड का भी चक्कर नहीं रहे। लेकिन पुलिस के पास यहाँ पर है कि जैसे ही उनको गिरफ्तार वो सरेंडर हुआ है, वो कोर्ट में आवेदन लगाए कि हमको इनसे फर्दर पूछताछ जरूरी है, और रिमांड का वो आवेदन देगा। और उसको यदि जिस दिन से वो सरेंडर किया उसके 15 दिन के अंदर में यदि वो रिमांड का आवेदन दे देते हैं तो उनको पुलिस जो है सो कोर्ट आदेश दे देती है, पूछताछ के नाम पर उसको जेल से बाहर निकाल के आप ले जा सकते हैं। पुलिस यदि वो चाहे तो अन्य चीजों को उनको पूछताछ के नाम पर, और जिस हथियार से मारा है, बंदूक कहाँ पर फेंका, वो हथियार का कैसे, तो वो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाता है, जो सजा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण ये काम करेगा। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस का काम ये होना चाहिए कि वो रिमांड के लिए वो तुरंत प्रेयर करती। लेकिन पुलिस चाहेगी तो ना सर, यदि पुलिस इसमें टाइम लगा देगी, ये उधर उधर हो जाएगा, तो फिर उसका उपाय है क्या, सॉल्यूशन? देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये कह देना कि पुलिस ही त्रुटि है, पुलिस पर भी प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं हर चीज में सहमति नहीं। पुलिस गलत है, पैसा भी बहुत लोग लेता है, ईमानदारी की बात किया जाए तो सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे सब, लेकिन अपने अपने हिस्से की करप्शन भी कर रहे हैं। करप्शन का भी बहुत मूल बात है, तो वो भी एक वजह है। लेकिन अगर आपको बहुत लोग जैसे ये इस पर भी प्रश्न उठा कि पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर ढंग से लिखाया, तो उस टाइम में 5-5 मर्डर कहीं पर हो, 4-4 मर्डर हो, तो पुलिस को लगता है कि अगर वो एफआईआर में हम कुछ कहेंगे तो कोई रूमर फैला देगा कि अरे पुलिस हेर फेर कर रहा है तो पुलिस पर पड़ जाएगा, इसीलिए आप जो देते हैं उस पर एफआईआर कर देता है। ऐसे वर्तन प्रेशर पुलिस पर भी होता है, मॉब लॉन्चिंग ना हो जाए, लोगों के बीच में कोई अफवाह न फैला दे, तो पुलिस की भी मजबूरी होती है, चूंकि घटना है, लोगों का सेंटिमेंट होता है, इसीलिए वो जो कहता है कि आप जो लिख कर दीजिए राम रहीम हम कर देंगे, हम कुछ आप गलत लिखिए सही लिखिए, बाद में कहेगा कि उस टाइम चाह के भी मदद करना चाहेगा, उसी में से भीड़ में से कोई कह देगा, पुलिस के खिलाफ भड़का देगा, ईंटा पत्थर रोड़ाबाजी और चला। पुलिस की रिमांड यहाँ जरूरी है सर। तो पुलिस का जो ईमानदारी से यदि काम करे तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस रिमांड पर लेकर जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया हो उसको यदि रिकवरी करवा लेता है तो फिर अपराधियों को बचना टफ हो जाता है, उनके बयान के आधार पर यदि कुछ रिकवरी होता है। और कोई सॉल्यूशन सर इसमें बचा? नहीं, अभी तो फिलहाल यही है। फिर ट्रायल के दौरान गवाही जब होगी, जब कोर्ट के अंदर कटघरा में जिसको कहते हैं ट्रायल जब स्टार्ट होगा, जो 2-2.5 साल कम से कम लगते हैं उस स्टेज में, जनरली समान केस में 3 साल 4 साल लगता है, अब तो थोड़ा बहुत स्पीड भी हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में वहां फिर जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है उसके दौरान आप अच्छे एक्सपर्ट एडवोकेट को रखिए, उनके सलाह पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस बात को बोलना है, किस बात को नहीं बोलना है, किस बात को डिनाई करना है, ये आपको एक क्रिमिनल लॉयर जो होगा, मैंने एक एक बिंदु पर बताया कि कैसे बचेंगे। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लोगों को इतना बेहतर तरीके से आपके चैनल, चूंकि जिम्मेदार चैनल है, आप हमेशा इस तरह की चीजों को बहुत ही ये कर रहे हैं, तो लोगों को मुझे लगता है कि पर्याप्त ज्ञान जो देना चाहिए था इस केस के माध्यम से मैंने दे दिया। केवल कहानी सुनकर मत रह जाइए, कहानी से आप भविष्य में शिक्षा लीजिए कि यदि आपके अगल बगल में इस तरह की घटनाएं होंगी तो आप कैसे उसको अपराधी को सजा दिला पाएंगे, उसमें क्या क्या करना चाहिए, एक एक बिंदु का हमने इस केस के माध्यम से जिक्र करके आपको बता दिया। तो उसी तरह से करना चाहिए। अब जो मृतक हैं उनके परिजनों के प्रति हमारा सलाह ये है कि आप इमीडिएटली एक एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपना बयान आप दीजिए, तभी आप अपराधी को सजा दिला पाइएगा। नहीं तो मैं लिख कर देता हूँ कि जो 22 आदमी का नाम है, 2-3 आदमी के अलावा सभी को बहुत जल्दी बेल मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप लोग को तकलीफ होगा।